Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing well. And एक बार मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है, देन हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। क्लियर है। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइफाइड के ऊपर। टाइफाइड जो है बेसिकली बात की जाए तो हमारे पास टाइफाइड फीवर आता है, दूसरा हमारे पास आता है पैरा टाइफाइड फीवर आ जाता है। टाइफाइड फीवर जो कोज कर रहा है हमारे पास सल्मोनेला टाइफाई होता है, जबकि पैरा टाइफाइड फीवर इट इज कॉज्ड बाय पैरा टाइफी बैक्टीरिया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास ये देख लेते हैं। जो टाइफाइड फीवर है और पैरा टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज होता है, या तो 5 to 30 डेज भी हो सकता है, रेंज करता है। पैराटाइफाइड फीवर जो है 1 to 30 डेज, 1 to 10 डेज जो है इसका जो है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पैराटाइफी जो है फीवर हमारा टाइफाइड फीवर के मुकाबले में जो है ना माइल्डर होता है, और इसका जो है शॉर्टर ड्यूरेशन होता है हमारे पास। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हमारे पास दोनों का सेम ही होता है। जो मोस्ट कॉमन है ना वो हमारे पास सल्मोनेला टाइफाई की वजह से टाइफाइड फीवर होता है। पैरा टाइफाइड फीवर जो है टाइफाइड के एज कंपेयर जो है कम कॉमन है। ट्रांसमिशन देखी जाए कि किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद फीसेस। आपने किसी ऐसी जगह से खाना खा लिया जहां पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया था, फूड और वाटर जो है इट कैन कंटामिनेटेड विद फीसिस या सीवेज का वाटर था, तो उससे जो है बॉडी में जा सकता है। इसके अलावा इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिस पर्सन को ऑलरेडी टाइफाइड फीवर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो है दूसरे पर्सन को भी हो सके, हो जाए। आप उससे हैंडशेक कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, तो ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सल्मोनेला टाइफाई के। इसकी बात की जाए तो ये किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है और किस तरह से फर्दर प्रोसेसिंग होती है पैथोजेनेसिस। इनडाइजेस्ट किया, कंटामिनेटेड फूड था या वाटर था आपने लिया, देन क्या होगा कि जो सल्मोनेला टाइफाई है वो हमारे जीआईटी ट्रैक में चले जाएगा। देन वहां से ये हमारे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारे पास पेयर पैचेस होते हैं, एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड एम सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। वहां पर जाकर ये सल्मोनेला टाइफाई जो है वो प्रोलिफरेट होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक दो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे एंड इट कैन कॉज टाइफाइड फीवर, बल्कि लार्ज अमाउंट में सल्मोनेला टाइफाई होते हैं जो जीआईटी ट्रैक में जाते हैं और वो टाइफाइड कॉज करते हैं। सो हमारी जो है वहां पे इलियम में जाके ये प्रोलिफरेट होंगे पेयर पैचेस में। देन क्या होगा, वहां से ये चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हमारी ब्लड स्ट्रीम से ये एंटर होने के बाद ये सैल्मोनेला टाइफाई जो है वो लीवर, गॉल ब्लैडर के अंदर जो है ना वो रिजाइड करेगा। देन वहां से ये फिर फर्दर जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइफाइड फीवर है ये हमारे पास एक सिस्टेमिक इलनेस है। ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रही है, ना कि सिर्फ हमारे जीआईटी ट्रैक को इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो किस क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। इसको हम स्टेप वाइज फीवर भी कहते हैं। स्टेप वाइज फीवर या स्टेप लैडर फीवर। बेसिकली इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है फीवर दैट स्टार्ट्स लो, पहले लो होता है पेशेंट का फीवर, नेट एंड देन इट कैन इंक्रीजेस थ्रू आउट द डे। पेशेंट को पूरा दिन फीवर रहता है, इवन एंटीपायरेटिक ड्रग लेने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, फीवर रहता है। देन जैसे ही शाम होती है पेशेंट जो है बेटर फील करता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, दोबारा से फीवर उसी तरह से स्टार्ट हो जाता है और इवन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइफाइड के अंदर जो है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। हमने कल बात की थी कि जब भी हमें फीवर होता है, एक नॉर्मल फीवर की बात की जाए,
तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसा रिजल्ट 100 बीट्स पर मिनट पल्स रेट बढ़ जाती है। बट टाइफाइड के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाती है। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, जब आप उन पेशेंट को रूल आउट कर रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री ले रहे होंगे, तो आपने पल्स रेट लाजमी देखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टाइफाइड के केस में होता है पेशेंट में, आप देखेंगे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट करता है। कभी डायरिया पेशेंट को हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो हमारे माइंड में इस तरह भी क्लिक कर सकता है कि ये हो सकता है टाइफाइड फीवर हो, लेकिन हमने लैब इन्वेस्टिगेशन तो करवानी ही करवानी है। बट इसके अलावा हमने प्रॉपर हिस्ट्री भी लेनी है, जिससे हमारा जो है 70 to 80% जो है हमें पता चल जाए कि हम कौन सी पैथोलॉजी है पेशेंट को। नेक्स्ट इसके अलावा चिल्स सर्दी पेशेंट को लगेगी। और एक बात याद रखनी है, पहले वीक में जब टाइफाइड पेशेंट को होगा तब सर्दी पेशेंट को लगेगी, लेकिन सेकंड वीक के अंदर चिल्स नहीं लगेंगे। उसके अलावा क्या होगा, हेडेक होगा, वीकनेस फील होगी पेशेंट को, मसल पेन, स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होगी, बिकॉज जीआईटी ट्रैक से सल्मोनेला टाइफाइड होता हुआ जा रहा है और ये हमारे पहले सप्ते जो है इंटेस्टाइन के अंदर रिजाइड कर रहा है। देन रैशेस बन जाएंगे, रेड रोज कलर जो है ना, रैशेस बन जाते हैं पेशेंट की बॉडी पर, स्पेशली जो है अराउंड नेवल बनते हैं। और ये रैशेस जो है सेकेंड वीक में बनते हैं पेशेंट को। अब अगर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं पेशेंट हो करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करता इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को, तो थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, पेशेंट के जो है फर्दर डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गन्स की। उसमें क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है अल्सरेशन हो सकती है, इसके अलावा परफोरेशन हो सकती है पेयर पैचेस की। इसके अलावा अगर तो इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये हमारी मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी करके जा सकता है और इवन कोमा में भी पेशेंट चला जाता है। ये थी इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वीक के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट वीक के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा ग्रेजुअली। देन सेकंड फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट वीक में ही कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है पेशेंट जो है ना ऑल्टरनेट कंप्लेन करेगा कि कभी डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और साथ ही साथ हेडेक भी होता है। सेकेंड वीक के अंदर आप देखेंगे परसिस्टेंट फीवर रहेगा, बट पेशेंट को चिल्स नहीं लगेंगे। एंटीपायरेटिक मेडिसिन इज अनरिस्पॉन्सिव। रैशेस बन जाएंगे, मोस्टली अराउंड द नेवल जो है वो मोस्ट कॉमन होंगे। इसके अलावा जो है टाइफाइड टंग होगी, कॉटी टंग होगी, पेशेंट की जो टंग आपने देखनी है वो बिल्कुल व्हाइटिश हुई होगी। और थर्ड वीक के अंदर अगर ट्रीट नहीं किया जाता, ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट में नहीं फॉलो किया जाता, तो जीआई अल्सरेशन वगैरह भी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं टाइफाइड फीवर को। ब्लड कल्चर, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इन टाइफाइड। ब्लड कल्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे पता चलता है कि बॉडी में बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक है, एक बार सल्मोनेला टाइफाई आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है सीरोलॉजी विडाल टेस्ट। अब यू नो कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज्यादा कॉमन है एंटीबायोटिक्स का यूज। इवन पेशेंट को कुछ भी होता है वो घर में खुद से ही मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देता है एंटीबायोटिक, कि ये मैं मुझे ये फीवर हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे इन्फेक्शन हुआ होगा, एंटीबायोटिक ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है रेजिस्टेंस डिवेलप हो जाती है। इवन समटाइम्स इस तरह से होता है कि ब्लड कल्चर के अब मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके ठीक है। सीरोलॉजी टेस्ट विडाल टेस्ट ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, बट नॉर्मली देखा जाए तो नहीं करवाया जाता इधर।
विडाल टेस्ट जो है, अगर आप तो थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप से पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट करवाते हैं। अगर ब्लड कल्चर पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स यूज कर चुका है तो टाइफाइड जो है वो नेगेटिव आ सकता है, तो हम विडाल टेस्ट करवा सकते हैं। बोन मैरो कल्चर जो है ना, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है। इवन 99% हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। इवन पेशेंट अगर एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा हो, अगर तो बैक्टीरिया है, एंटीबॉडीज भी बन चुकी हैं, फिर ये पॉजिटिव आ जाता है। बट ये नहीं करवाया जाता बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एक्यूरेट टेस्ट है अगर पेशेंट एंटीबायोटिक्स भी यूज कर ले। इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट, के किस तरह से हम सैल्मोनेला को ट्रीट कर सकते हैं, टाइफाइड को। अगर तो आपके पास हेलो। पेशेंट आया है, म्यूट जाओगे? हाँ, ये स्टार्ट वीडियो क्या है? सबको तो वीडियो करो, इसको सर भी कर सकते हो, टीचर ही करे इसमें। ये पढ़ेगा। सैल्मोनेला आर सेंसिटिव। अगर सैल्मोनेला सेंसिटिव है, इसके अलावा क्यूनोलॉन से जो है रेजिस्टेंस नहीं है, पेशेंट को पहले एंटीबायोटिक्स नहीं यूज कर चुका, तो हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। हम जो है वन ड्रग थेरेपी को ही प्रेफर करते हैं टाइफाइड के अंदर, लेकिन कल हमने देखा था कि निमोनिया के अंदर कॉम्बिनेशन थेरेपी भी थी, बट टाइफाइड के अंदर हमेशा जो है मोनोथेरेपी ही चलती है। क्विनोलोन्स जो है, इसमें हमारे पास आ जाता है टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम बीडी, ट्वाइस डेली देनी है। 10 डेज का ये कोर्स होगा हमारे पास और 10 डेज पेशेंट को यूज करवानी है। इसके अलावा टैबलेट सेफ्ट्राजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 500 मिलीग्राम बीडी लेनी है। ओरली 10 डेज के लिए ये चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आईवी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफ्ट्राजोन जो है 400 मिलीग्राम आईवी इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। ये भी हम बीडी में लेंगे 10 डेज के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है, कल भी मैंने बताया था कि और शो कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी ड्रग का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सारी की सारी यूज करनी है, जस्ट मोनोथेरेपी ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो इसका टाइफाइड का आएगा। आईवी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है क्या होगा हमारे पास टैबलेट ऑफ्लॉक्सासिन भी यूज कर सकते हैं, वो भी 400 मिलीग्राम आपने देनी है पर ओरली, डेली देनी 2 बार देनी है दिन में 10 डेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टैबलेट सेफेक्साइम 200 मिलीग्राम बीडी पर ओरली 10 to 14 डेज के लिए देनी है। ये तब देनी है जब पेशेंट जो है सैल्मोनेला से रेजिस्टेंस नहीं है, पहले उसको टाइफाइड फीवर नहीं हो चुका, तो देन हम पेशेंट को ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप आईवी दे रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपने आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो आपने सबसे पहले पेशेंट को टेस्ट डोज देनी है। टेस्ट डोज देने के बाद ही आपने फर्दर जो है बाकी मेडिसिन लगानी है, बिकॉज समटाइम्स इस तरह से होता है कि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है और वो ड्रग जो है वो रिएक्ट कर जाती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो जब भी सेफ्ट्राजोन दे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे, तो हम सबसे पहले जो है स्किन के अंदर इंजेक्ट करके थोड़ी देर जो है ना वेट करते हैं 2 to 3 मिनट्स, और पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट को कोई घबराहट तो नहीं फील हो रही, स्किन पर देखते हैं रैशेस वगैरह तो नहीं हो रहे। अगर पेशेंट कहता है कि ओके है, देन हमने टेस्ट डोज देने के बाद फर्दर जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफ्ट्राजोन देनी है, बिकॉज अगर ये रिएक्ट कर जाए तो पेशेंट जो है कोमे में भी जा सकता है। सो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है अगर आप आईवी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इफ रेजिस्टेंस टू क्यूनोलोन से अगर रेजिस्टेंस है पेशेंट को, पिछली जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राजोन, एफ्लोक्सासिन, सेफेक्साइम से अगर रेजिस्टेंस है,
तो हम अजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। कल भी हमने यही बात पढ़ी थी निमोनिया के केस में, अगर पेशेंट को रेजिस्टेंस है, पेशेंट फॉलो पे आया, हमने सारी ट्रीटमेंट फॉलो किया, कोई और टेबलेट दे रही है, नहीं रिलीफ मिला, देन हम अजिथ्रोमाइसिन की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रेफरेबल है। इससे जो है पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, इवन अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होगी पेशेंट में। इसमें हमने क्या करना है, 500 मिलीग्राम बीडी देनी है पर ओरली फॉर 7 डेज। बाकी जो हमारे पास टेबलेट्स ले रहे थे वो 10 to 14 डेज के लिए चलेंगी, बट अगर इजिथ्रोमाइसिन यूज करें तो जस्ट 7 डेज के लिए हमने यूज करवानी है पेशेंट को। चिल्ड्रन की बात की जाए, बच्चों में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है टाइफाइड का, वो हमारे पास है सिरप अजिथ्रोमाइसिन, जो हमारे पास मार्केट में एजोमैक्स एजिट के नाम से भी आता है। 200 मिलीग्राम लेना है, बीडी 2 टेबल स्पून जो है ना सुबह शाम देनी है पेशेंट को। सिरप लेना है पेनाडोल, 1 टेबल पेनाडोल देना है, ये टीडीएस में देना है 1 टेबल स्पून। ठीक हो गया। इसके अलावा लेजोविट देना है सिरप 2 टेबल स्पून बीडी, दिन में 2 बार देना है। अब लेजोविट सिरप कौन सा है, ये एक मल्टीविटामिन है। आपके पास पेशेंट जब भी जीआईटी डिसऑर्डर के साथ आएगा, जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम के साथ आएगा, बेसिकली हमारा इसमें क्या है, सल्मोनेला टाइफाइड हमारे जीआई को पहले इफेक्ट कर रहा है, देन वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो है खाते पीते नहीं है, जब भी जीआई का कोई भी डिसऑर्डर है तो इसकी वजह से वीकनेस और हो जाती है। सो इसलिए लेजोविट देते हैं 2 टेबल स्पून बीटी। नेक्स्ट जो हमारा स्पॉटिव ट्रीटमेंट टाइफाइड का देखा जाए तो कौन सा होगा, टैबलेट मेफिनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम टीडीएस में देनी है। मेफिनेमिक जो है हमारे पास पॉन्स्टोन आ जाती है, 250 मिलीग्राम की आप दे सकते हैं टीडीएस में, दिन में 3 बार देनी है। पेनाडोल भी यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा लेजोविट वही जैसे हमने बच्चों में भी यूज करवा सकते हैं और एडल्ट्स में भी करवा सकते हैं, 2 टेबल स्पून बीडी। डोम्प्रिडोन सिरप 1 टेबल स्पून बिफोर मील और 10 मिलीग्राम टैबलेट। डोम्प्रिडोन जो है हमारे पास मार्केट में मुटीलियम के नाम से भी आता है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो आपने जो है मुटीलियम सिरप भी लिख के दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। 1 टेबल स्पून लेना है खाने से पहले। पॉन्स्टोन क्यों देंगे, पेशेंट को साथ फीवर भी है, फीवर के लिए हमने देना है पॉन्स्टोन। अब जो इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी में हो गया है उसको किल करने के लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को पीछे फॉलो कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोम्प्रिडोन, मोटिलियम के नाम से आता है, बिफोर मील जो है आपने देने हैं। इसके अलावा जो है टैबलेट एडल्ट्स में दे सकते हैं, 10 मिलीग्राम की टैबलेट देनी है, वो भी खाने से पहले 1 ले सकते हैं। ये था हमारा स्पॉटिव ट्रीटमेंट जो साथ चलेगा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के टाइफाइड के केस में। अच्छा, अब हमारे पास होता कुछ यूं है कि समटाइम्स जो है पेशेंट रिकवर कर जाता है, बट सल्मोनेला टाइफाइड जो है वो रिजाइड करते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर रह जाता है। तो ऐसा पेशेंट जो होता है हमारे पास कैरियर बन जाता है। अगर वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, उसके स्टूल में कॉन्टिन्यूसली अगर सल्मोनेला टाइफाइड जो है पाउस आउट हो रहा है तो वो कैरियर होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी वजह से दूसरे पर्सन को भी टाइफाइड हो जाए। सो टाइफाइड अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है तो उसके बाद भी क्या किया जाता है कि स्टूल की एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को जो है टाइफाइड से जो है प्रॉपरली रिकवर हो गया, सल्मोनेला टाइफाइड जो है पेशेंट के गॉल ब्लैडर में नहीं है। अगर तो क्रोनिक केस के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है और या तो गॉल ब्लैडर के अंदर अभी भी सल्मोनेला टाइफाइड कोलोनाइज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात की, सेफ्ट्रेक्सोन या सिप्रोफ्लोक्सासिन जो हमने 10 डेज के लिए यूज की थी, आपने फर्दर 4 वीक्स के लिए उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है।
500 मिलीग्राम बीडी में ही देनी है, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं या सेफ्ट्रोजोन दे सकते हैं। ये था क्रोनिक केस के अंदर आपने 4 वीक्स के लिए जो है ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास स्वेयर केस के साथ आता है पेशेंट, तो हम स्वेयर केस के साथ आ रहा है पेशेंट, तो उस केस में हमने हमेशा पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन करनी है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और वो हम बीडी में नहीं देंगे। वंस डेली जो है पेशेंट को एक जो है वो ड्रिप लगेगी। ओके, किस हाउ टू एरेडिकेट अ कैरियर स्टेट। ओके, इसके लिए ये है कि मैंने आपको बताया, अगर तो गॉल ब्लैडर में है सल्मोनेला टाइफाई है, टाइफाइड फीवर के बाद ठीक होने के बाद इट्स कंपल्सरी के स्टूल की एग्जामिनेशन की जाए, बट मोस्टली नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने जो है 4 वीक के लिए फर्दर जो है जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है 500 मिलीग्राम बीडी वो यूज करवानी है पेशेंट को। और ऐसे पेशेंट जो हैं वो बैन होते हैं कि फूड इंडस्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते। What medicine possibility can be considered in case of azithromycin? अच्छा जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर अजिथ्रोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस है तो हम पेशेंट को दे सकते हैं मीजोपेनिम दे सकते हैं, वो हम देंगे आईवी 8 आवर्स के बाद एक डोज लगेगी पेशेंट को। और ये हमने फर्दर जो है 10 to 14 डेज के लिए यूज करवानी है। 1 to ग्राम में ये हमारे पास जो है ना मार्केट में आती है मीजोपेनिम, अगर अजिथ्रोमाइसिन से भी पेशेंट को रेजिस्टेंस है। टीस्पून है कि इस टाइफाइड वैक्सीन, जी टाइफाइड वैक्सीन इज अवेलेबल। हमारे पास जो है 2 तरह की वैक्सीन आती हैं, टाइफाइड की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और इसके अलावा आती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अगर तो आपने किसी ऐसी जगह का ट्रेवल करना है जहां पर टाइफाइड एंडेमिक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एक इंजेक्शन लगता है आईएम, 10 डेज पहले देते हैं, उसके बाद जो है इसकी जो सेकेंड डोज है वो हमारे 2 ईयर्स के बाद ही लगती है। दूसरा जो हमारे पास वैक्सीन आती है सल्मोनेला टाइफाई की, हमारे पास मार्केट में जो है विवोटिफ के नाम से कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी हमने 4 डोजेस पेशेंट को देनी होती है। अगर उसने किसी ऐसी जगह का ट्रेवल करना है जहाँ पे टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है, अगर कोई वैसे भी वैक्सीन करवाना चाहता है, वेल एंड गुड के टाइफाइड ना हो, कैप्सूल्स जो है दिए जाते हैं, उसके अंदर जो है वैक्सीन होती है। 4 टोटल जो है इसकी डोजेस दी जाती हैं, और 48 आवर्स के बाद जो है ना एक कैप्सूल लेना होता है पेशेंट को। जी वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन स्वेयर केसेस अगर तो टाइफाइड फीवर जो है, सल्मोनेला टाइफाई जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, डिलीरियम होता है, तो उस केस में कौन सी मेडिसिन देंगे? उस केस में हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, सिंगल डोज देनी होती है पेशेंट को। और स्टीरॉइड्स इसमें मोस्टली यूज किए जाते हैं, इट कैन इम्प्रूव द मोर्टेलिटी रेट।